हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस करेंगे। उन पार्ट्स पे ज्यादा फोकस रहेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में कभी पूछा ही नहीं जाता, जिसमें से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आते, उनको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल के लिए। तो रदरफोर्ड मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपका, वो है आपका कंक्लूजन वाला पार्ट प्लस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इन्हीं दो पार्ट्स में से आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चंस कभी नहीं आते, बट फिर भी हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे ताकि बाई चांस अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो आप उसको सॉल्व कर सको। तो रदरफोर्ड मॉडल का आपको पता है कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, उसका पूरा सेटअप आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कई बार कि उसमें एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स था, एक गोल्ड फॉइल थी जिसपे उसने अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था। देखो, ये आपकी गोल्ड फॉइल है, ये अल्फा पार्टिकल्स इस पे बॉम्बार्ड किए गए। ठीक है, मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या था, अनडिफ्लेक्टेड सीधे निकल गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। और वो ऑब्वियस भी था क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है वो अपने आप में बहुत ही हैवी पार्टिकल होता है। ठीक है, तो वो उसके लिए अगर इसको डिफ्लेक्ट करना होगा तो इसी के बराबर का कोई नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पार्टिकल होना चाहिए यहाँ पर, बट ऐसा नहीं था, तो डायरेक्टली ये सारे सीधे निकल गए। ठीक है, बट कुछ ऐसे पार्टिकल थे, 8000 में से एक ऐसा पार्टिकल था जो सीधा वापस 180 डिग्री पे वापस लौट गया। तो ये जो फाइंडिंग थी कि जो पार्टिकल अपना 180 डिग्री पे वापस लौट रहा है, ये अपने आप में इतनी सरप्राइजिंग थी क्योंकि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक तोप का गोला एक पतली से पेपर के ऊपर से टकरा के वापस आ गया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं हो सकता। तो यही चीज आपके लिए, रदरफोर्ड के लिए भी बहुत ही सरप्राइजिंग थी। तो फिर और एनालिसिस करने के बाद जो रदरफोर्ड है उसने जो कंक्लूजन्स दिए वो ये 4 कंक्लूजन्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने। ठीक है, सबसे पहला, क्योंकि अगर जो अल्फा पार्टिकल है वो अनडिफ्लेक्टेड और अनडेविएटेड या ऑलमोस्टली अनडेविएटेड सीधा जा सकता है, तो क्यों वो वापस लौट रहा है? तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं किसी ऐसे पॉजिटिव चार्ज से एनकाउंटर हुआ है जो जिसका मास जो है वो इसके बराबर है। ठीक है, और इसका जो चार्ज है वो भी इसके बराबर है। तो उससे इसने कंक्लूजन निकाला कि जो एटम है उसका जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेंटर में होता है, और उस सेंटर को हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, अब इस जो सेंटर पे चार्ज होता है तो वो तभी उसका जो इतना हैवी वो होना चाहिए और उसका जो चार्ज है वो उसको डिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि पूरा का पूरा जो मास है वो क्या हो, आपका सेंटर में ऑक्यूपाइड हो। तो जितना भी मास होता है आपका एटम का वो कहाँ होता है, आपका सेंटर में ऑक्यूपाइड रहता है। ठीक है, थर्ड इसने जो ऑब्जर्वेशन बताई कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नेगेटिव चार्ज है, जे थॉमसन ने जो अपना प्लामोटिक मॉडल दिया था उसमें क्या बोला था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसमें बीच बीच में कहीं पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव चार्ज है वो आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है। तो क्यों बोला था कि गोल घूम ही रहा है, क्यों नहीं बोला था कि स्टेबल है? उसको देख लेते हैं कि मान लो कि ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, मान लो कि इलेक्ट्रॉन अगर नहीं घूम रहा होता तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर ये नहीं घूमेगा तो ये दोनों में क्या लगेगा, आपका कूलम्ब्स लॉ लगेगा। कूलम्ब्स लॉ की वजह से ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, आपका न्यूक्लियस में आ जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो गोल घूमने की वजह से इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, आपका कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ इसको क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा के इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो ये उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, चौथी जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी वो ये थी कि जो एटम है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या रहता है, आपका एम्प्टी रहता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या थे, आपके सीधे निकल गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं, आप या तो राइट डाउन कर सकते हो या फिर इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको। तो बच्चों अब हम देखेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।
क्या होती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चंस अराउंड 2 या 3 बार आ चुका है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल है, और इस अल्फा पार्टिकल को हमने फेंका इस न्यूक्लियस की तरफ, तो ये इसके पास आएगा आएगा आएगा। अब देखो जब हमने इसको फेंका तो हमने इसको क्या दे दिया, काइनेटिक एनर्जी दे दी। अब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से चलता 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 यहाँ तक पहुंच पाया, क्योंकि ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, पीछे की तरफ इस पर फोर्स लगाएगा, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से स्पीड क्या होती जाएगी, धीरे 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 यहाँ आके इसकी स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई। अब ये तो फोर्स लगाएगा ही, तो ये वापस क्या हो जाएगा, आपका पीछे की तरफ आ जाएगा। तो ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के कितना मिनिमम पास आ सकता है, उसको कहते हैं हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसके सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम बताते हैं r0 से, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो हमने इस अल्फा पार्टिकल को क्या दी, काइनेटिक एनर्जी दी, यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, आपकी 0 हो गई। बट एनर्जी कंजर्वेशन से हमें पता है कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है ना, तो यानी कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी पोटेंशियल एनर्जी में। तो देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी इसके पास, वो थी आपके पास k, इसका चार्ज कितना है आपका Ze। अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का एटम, ठीक है। तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, डिवाइडेड बाय कितनी दूरी है इस पे, r0, या हम इसको r मिनिमम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें, यहां लिख लेते हैं चलो कि r0 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, इस 2 को बाहर ले आते हैं तो हो जाएगी 2k Ze इंटू E अपॉन r0 नहीं, अपॉन में काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अपॉन में काइनेटिक एनर्जी। तो ये फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप इसको याद रख लो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। आपको कोई वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नहीं पूछा जाता, आपसे क्या पूछा जाता है कि r0 की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे कि हम देखें काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं, r0 को अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं 2k Ze इंटू E अपॉन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये r0 जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के, तो ये r0 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, r0 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v का स्क्वायर, है ना। r0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज का स्क्वायर। तो इन तीनों में से कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं ऑप्शंस में, जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1/n के प्रोपोर्शनल है, 1/v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मतलब कुछ भी आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है। कोई वैल्यूज आपसे कैलकुलेट नहीं कराई जाती है, डायरेक्टली आपको इस पार्ट में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आई थिंक रदरफोर्ड मॉडल में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो इसको ही अब आपको पढ़ना है, इससे कुछ फालतू आपको इसमें नहीं पढ़ना है। क्वेश्चंस आएगा तो इसी में से आएगा। सो ऑल द बेस्ट।